हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू करता हूँ, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज से हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले ये बताना चाहूँगा कि आज की डेट में हर तरीके के एग्ज़ाम में, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या रेलवे के हों या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर जगह पे बैंकिंग, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं। दोस्तों, आज से हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया शुरू करते हैं और इसको जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ इंडिया सेंट्रल बैंक। इंडिया का जो केंद्रीय बैंक है उसी को ही हम लोग आरबीआई कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन एक नंबर में आता है कि राइट डाउन द इंडिया सेंट्रल बैंक। तो इंडिया सेंट्रल बैंक इज व्हाट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इज आल्सो नोन एज अ बैंकर्स ऑफ बैंक। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बैंकर्स ऑफ बैंक कौन है तो आप कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The RBI controls monetary and other banking policies of इंडियन गवर्नमेंट। जितनी भी मौद्रिक और बैंकिंग पॉलिसियां हैं भारत सरकार की, उन सबको कौन कंट्रोल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन 1 अप्रैल 1935। दोस्तों, इसमें कुछ एडिशनल जानकारी भी मैं दूंगा। उन एडिशनल जानकारी को भी आप संग ही संग में अपनी कॉपी पे लिखते चलिए। दोस्तों, जब ये आरबीआई बनी हुई थी तो सबसे पहले एक कमीशन बनाई गई थी। कमीशन का नाम था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, जॉन हिल्टन यंग कमीशन थी, जो कि 1926 में बनी थी, जिसे हम लोग रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस भी कहा जाता है। इसी के आधार पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसमें लिखा भी होगा कि आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जो आरबीआई एक्ट था ये 1934 के तहत में आरबीआई को बनाया गया था। इसमें लिखा गया है आरबीआई इज परमानेंटली सिचुएटेड इन मुंबई इन 1937। इसका मतलब ये है कि 1937 से पहले आरबीआई कहीं और स्टेब्लिश थी, मुंबई में तो थी नहीं। हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जो हेड क्वार्टर है या हेड ऑफिस है आरबीआई का, वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में हम लोग पढ़ते हैं। तो इससे पहले जब ये बना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तो इसका हेड ऑफिस दोस्तों कोलकाता में था। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे था? कोलकाता में था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अभी मैंने बताया हुआ है कि फुल्ली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये पूछा जाता है कि बैंकों को कौन ऑपरेट करता है, बैंकों को कौन ऑपरेट करता है, तो आप फट से कहेंगे कि जो बैंकों को ऑपरेट करता है वो आपके पास में आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। लेकिन अगर बात यह आए कि आरबीआई को कौन हैंडल करता है, तो आप कहेंगे कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करती है। इसके प्रियम्बल मतलब होता है, जो प्रस्तावना लिखी है आरबीआई की, उसमें डिस्क्राइब किया गया है बेसिक फंक्शन ऑफ आरबीआई, रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स को रेगुलेट करना, इशू करना, सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी, देश के अंदर स्टेबिलिटी रखना मॉनेटरी पॉलिसीज को लेके, एंड मॉडर्नाइजिंग अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट अ इकोनॉमिक चैलेंज। इकोनॉमिक चैलेंज का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आने वाली जो मुसीबतें हैं, उनके लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करना, उनके लिए जो पॉलिसी तैयार करना, वो पूर्ण रूप से सही तैयार करना, ताकि देश में कोई इकोनॉमिक समस्या ना आए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है, अब हम लोग आरबीआई की बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीआई में कितने डायरेक्टर्स, कितना डिप्टी डायरेक्टर्स होता है, कितने नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं, ये भी क्वेश्चंस आता है। तो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर governed by a central board of directors. RBI is on the whole operated with a 21 member of central board. इसमें दोस्तों सेंट्रल बोर्ड के कितने मेंबर होते हैं? 21 मेंबर्स होते हैं ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन अकॉर्डेंस विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज एक्ट
किसके तहत किए जाते हैं? आरबीआई एक्ट के तहत। आरबीआई एक्ट कब आया था दोस्तों? 1934 में आया था। ये जो आरबीआई एक्ट था ये आपके पास 1934 में आया हुआ था। इसमें दोस्तों क्या होता है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंप्राइजेस ऑफ, क्या क्या होता है इसमें? द गवर्नर हु अपॉइंटेड नॉमिनेटेड द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इसमें एक दोस्तों गवर्नर होता है जो कि हमारे पास 4 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है दोस्तों? 4 साल के लिए होता है। कितने 4 साल के लिए होता है? 4 साल के लिए होता है जो गवर्नर आपके पास में अपॉइंट किया जाता है। और 4 डिप्टी गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। कितने? 4 डिप्टी गवर्नर्स। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर, जो 10 डायरेक्टर्स होते हैं, 10 डायरेक्टर फ्रॉम द वेरियस फील्ड। वेरियस फील्ड का मतलब कोई बिजनेस से है, फाइनेंशियल सेक्टर से है, नॉन फाइनेंशियल सेक्टर से है, टॉप बिजनेसमैन है, एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिसर, और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के बारे में पढ़ते हैं कि गवर्नर्स कौन है इस समय पे। दोस्तों इस समय करेंट टाइम पे हमारे यहाँ जो गवर्नर है वो श्री शक्तिकांत दास हैं, जो कि 25वें गवर्नर हैं। कितने नंबर के हैं दोस्तों? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये हैं शक्तिकांत दास। इससे पहले दोस्तों उर्जित पटेल थे, इससे पहले रघुराम राजन थे, उससे पहले डी सुब्बा राव थे। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई का गवर्नर कौन था, तो उर्जित आर पटेल थे, उससे पहले रघुराम राजन थे, उससे पहले डी सुब्बा राव थे। दोस्तों ये हमारे पास में डिप्टी गवर्नर्स की लिस्ट है। 4 डिप्टी गवर्नर्स। पहला कौन है? एमडी पात्रा है, दूसरे एमके जैन है, श्री बीपी कानूनगो है, श्री एनएस विश्वनाथन है, श्री एनएस विश्वनाथन है। ये दोस्तों कंप्लीट लिस्ट थी आपके पास में गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स के लिए। दोस्तों आप क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो स्ट्रक्चर जो इसका आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर्स का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे ऊपर गवर्नर होता है, गवर्नर के बाद डिप्टी गवर्नर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होता है, फिर चीफ जनरल मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड सपोर्ट स्टाफ। ये पूरे जो सेंट्रल बोर्ड के जो डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है ये क्या है? ये सबसे लोअर ऑर्डर है और ये सबसे अपर ऑर्डर है। सबसे बड़ा गवर्नर, सबसे छोटा अपर स्टाफ पे आएगा। दोस्तों आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव्स के देखेंगे आरबीआई के। आरबीआई अभी तक जो दोस्तों मैंने बताया है कि आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, जिसको हिल्टन कमीशन के बेस्ड पे बनाया गया। ठीक है। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन जो हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो हुआ था आपके पास में 1 जनवरी 1945 को। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये बहुत बार कई बार पूछा गया एग्जाम्स में कि जब आरबीआई बना हुआ था तो उसकी अधिकृत पूंजी कितनी थी, एथॉराइज्ड कैपिटल कितनी थी व्हेन आरबीआई हैज बीन मेड। तो उस समय पे जो थी ना दोस्तों वो थी आपके पास में 5 करोड़ रुपए। कितनी थी? 5 करोड़ रुपए। जब आरबीआई बना था तो उस समय पे आरबीआई की जो अधिकृत पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए थी। चलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई आर supervise and undertake initiative for the financial consisting of commercial bank, financial institution and non-banking financial institute। ये जो बेसिकली है ये 3 तरीके कॉमर्शियल बैंक्स जितनी भी इंडिया की बैंक्स हैं उनको हैंडल करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हैंडल करता है और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हैंडल करता है, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हैंडल करता है। दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? पहला दोस्तों मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी, मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी, मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी, मेंटेन द वैल्यू ऑफ करेंसी। फिर दोस्तों है इंटरनल वैल्यू,
देखो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी का मतलब क्या हुआ आपके पास में, इंटरनल वैल्यू का मतलब कि अपने देश के अंदर अपने इस सिंबल को मेंटेन करके रखें। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी, देश के बाहर ओवरसीज में रुपए की क्रेडिट को गिरने ना देना। प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य को बराबर मेंटेन रखना। इकोनॉमिक ग्रोथ में आरबीआई का बहुत सहयोग है, क्योंकि आरबीआई ही वो चीज है जो कि नए रेट्स बनाती है, पॉलिसी रेट्स, मॉनेटरी पॉलिसीज रेट, जिसके ही तहत भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ इसी की ही रेट पे निर्भर करता है। प्रमोट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर दैट इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्रेडिट, लोन। तो जितने भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको प्रमोट करना, रिवार्ड देना, आगे बढ़ाना, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को सही किया जा सके, दोस्तों एक ये चीज आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, हमने जब पढ़ा तो पढ़ा था दो चीजें। कितनी चीजें पढ़ी? दो चीजें। एक पढ़ा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और एक पढ़ा आरबीआई एक्ट। यहाँ से दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, यही वो वीडियो है, यही वो टॉपिक है जो लोगों के और वीडियो से आपको सुपीरियर बनाएगा और अलग बनाएगा। हर एक चीज आप पढ़ते हो, अब कहते हो कि इसको कौन हैंडल करता है, आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बोलते हो, बैंक का नाम आता है। आप बोलते हो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगता है। दोस्तों लीगल फ्रेमवर्क में इसके सिवा इन दो के अलावा भी बहुत सारे हैं, आइए आप देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स अंडर टू द प्रीव्यू ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स। पहला तो ये एक्ट आप पढ़ चुके हैं। ये जो दूसरा है पब्लिक डेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आज तक आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। इसके बाद पे हम और आते हैं एक नई टॉपिक की तरफ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस के तहत भी ये काम करता है। बैंकिंग सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2007 के तहत भी ये काम करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, इसका फुल फॉर्म भी आता है बहुत बार लिखने को लिए, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि 1999 में आया था। उसके बाद आता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, जिसको हम लोग सरफेसी एक्ट बोलते हैं, जो कि 2002 में आया था। ये भी आरबीआई ही हैंडल करते हैं। क्रेडिट इन्फॉर्म कंपनीज, ये भी दोस्तों आपके पास में आरबीआई ही हैंडल करती है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रेगुलेट करती है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इट इज आल्सो हैंडल्ड बाय आरबीआई। ये चीज हो चुकी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब बेसिक फंक्शंस क्या है, इस स्लाइड को मेरा लेने का पर्पस फंक्शन मैं बता चुका हूँ। इसको लेने का मतलब ये है कि आपको एक चीज के बारे में मुझे ये बताना है कि दो तरीके के फंक्शन रहते हैं, एक मॉनेटरी फंक्शन और एक नॉन मॉनेटरी फंक्शन। कभी कभी आपके पास में, एक बार मैं एक क्वेश्चन देख रहा था जिसमें लिखा हुआ था फाइंड आउट द व्हिच फंक्शन आर नॉन मॉनेटरी फंक्शन। आपके पास बैंक ही का शायद एग्जाम था, 3 या 4 क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे थे और ई ऑप्शन दे रखा था कि नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे रखा था। इशू ऑफ करेंसी ये मॉनेटरी फंक्शन है। बैंकर टू गवर्नमेंट ये भी आपका मॉनेटरी फंक्शन है। बैंकर टू बैंक ये भी मॉनेटरी है। फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना ये भी मॉनेटरी है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट ये भी मॉनेटरी। अब मॉनेटरी है क्या, क्या चीज नहीं, उसको देखते हैं। कहता है कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, ये नहीं है। रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी ये भी नहीं है। डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ये भी नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पास में कौन से मॉनेटरी हैं और कौन से नॉन मॉनेटरी हैं। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आता है मेजर फंक्शन ऑफ आरबीआई। अब हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। मॉनेटरी अथॉरिटी क्या होती है? फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल
monetary policy, maintaining price stability across all sectors while also keeping the objective growth। जो हमने गोल तय कर रखे हैं उसको पाने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए हमें अपने रेट्स को मेंटेन करके रखना होता है। रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी, set parameters of bank and financial operations within which banking and financial system functions। ठीक है। protect investor interest and provide economic and cost effective banking to the public। रेगुलेटरी मतलब ये बैंकों के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इजी रखता है जो कि हमारे पब्लिक के लिए भी अच्छा रहे, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहे। तो वही लिखा गया है कि रेगुलेट करने के लिए और सुपरवाइजर करने के लिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका भी फॉर्मूला भी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में M का फुल फॉर्म क्या है, या A का फुल फॉर्म क्या है, या E का फुल फॉर्म क्या है, या F का क्या फुल फॉर्म है। दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि FEMA एक्ट किस ईयर में आया हुआ था, तो FEMA एक्ट 1999 में आया हुआ था। फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो देश के बाहर ट्रेड हो रहे होंगे, एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया है उसको डेवलपमेंट का काम करेगी। करेंसी इशूअर, करेंसी इशूअर मतलब जो भाई पैसा आता है अपने देश के अंदर, आप जो रुपया यूज करते हैं इसको कौन हैंडल करता है, RBI हैंडल करता है। दोस्तों इस पर भी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि देश के अंदर कहाँ कहाँ पे RBI ने अपने मिंट स्टॉल्स जो नोएडा में है या अदर जगह पे है, जहाँ कहीं भी ये करेंसी नोट्स और जितनी भी जहाँ पे छापते हैं, जहाँ इनके ऑफिसेस हैं, इस पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। अभी क्या है, करेंसी इशूअर देख लेते हैं। 50, 200, 500, 2000, 10, 20 जितनी करेंसी का नोट छापते हैं तो करेंसी ऑफ इशूअर हो जाएंगे। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट उस पर। फिर आता है डेवलपमेंटल रोल। डेवलपमेंटल रोल का मतलब क्या होता है कि देश को डेवलपमेंट करने के लिए प्रमोट एंड परफॉर्म्स द प्रमोशनल फंक्शन टू सपोर्ट द नेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फिर आता है रिलेटेड फंक्शन, प्रोवाइड बैंकिंग सोल्यूशन टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड आल्सो एक्ट एज देयर बैंकर। ठीक। फिर आता है चीफ बैंकर टू ऑल बैंक्स, मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक। चीफ बैंकर ऑफ ऑल बैंक्स मतलब सारे बैंकों का बैंक है। मेंटेन बैंकिंग अकाउंट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड बैंक, अभी इस पे भी मैं बैंकिंग बनाऊंगा जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों ये है पॉलिसी रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पॉलिसी रेट्स से बहुत क्वेश्चन आता है। पॉलिसी रेट्स इंपॉर्टेंट भी बहुत है हमारे पास में। और पॉलिसी रेट्स क्या है, कैसे होता है, और एक एक चीज़ पॉलिसी रेट्स के बारे में हम जानेंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों ये जो हैं, जो ऊपर के चार लिखे इनको बोलते हैं हम लोग पॉलिसी रेट। ये क्या है, रिजर्व रेशियोज हैं। ठीक है, ये क्या है, ये रिजर्व रेशियो है। जो ऊपर के हैं वो क्या है, वो पॉलिसी रेट्स हैं। एक एक करके समझेंगे। इस समय पे जो ये देखो दोस्तों, तो ये समय समय पे चेंज भी होते रहते हैं। ये 27 मार्च 2020 का है। पॉलिसी रेट RBI के क्या क्या है, पॉलिसी रिपो रेट, ठीक है, जिसको हम लोग रिपो रेट बोलते हैं, वो है 4.40%। रिवर्स रिपो रेट 3.75%। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.65%। बैंक रेट 4.65%। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, 3% है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18.25% है। दोस्तों इस RBI जो पॉलिसीज हैं इस पे मैं एक नया टॉपिक बनाऊंगा, एक एक करके चीजें बताएंगे कि रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रिपो रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव, पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव पे बात करते हैं हम लोग। दो तरीके के पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव होते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो आपके पास पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव पे आते हैं द रिजर्व बैंक
हाँ, पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव। द रिजर्व बैंक हैज़ टेकन मैनी स्टेप्स टूवर्ड इनिशिएटिंग एंड अपडेटिंग secure and sustainable method of payment system in India to meet public requirement. Currently, payment method in India consist on paper-based instruments, electronic instrument and other instrument such as a prepaid system like e-wallet, mobile internet banking, ATM-based transaction, point of sale, terminals and online transactions. दो तरीके की बेसिकली रहते हैं, एक पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है और एक नॉन पेपर, एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है। दोस्तों दोनों ट्रांजैक्शंस को हम समझेंगे, अच्छे से जानेंगे और इसमें बताया भी गया है कि जो पेपर बेस्ड होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, आते हैं दोस्तों, समझते हैं। पहले बात आता है कि पेपर बेस्ड पेमेंट में क्या 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 चीज़ें आती हैं। यूज ऑफ द पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट सच एज चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट अकाउंट ऑफ नियरली 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन इंडिया। दोस्तों हमारे देश में 60% जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं, जैसे चेक हो गए, डिमांड ड्राफ्ट हो गए, तो ये सब क्या है, ये पेपर बेस्ड ट्रांजेक्शन है। दीज फॉर्म्स ऑफ पेमेंट्स हैव बीन स्टेडली डिक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट्स। धीरे धीरे ये देश में कम होते चले जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो पेमेंट करने का इलेक्ट्रॉनिक मोड है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपैरेटिवली प्रीवियस के कन्वीनियंस है, सेफ्टी है, ओवरऑल इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंस है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, दोस्तों MICR जिसको बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है MICR का। MICR का दोस्तों हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है कि MICR का फुल फॉर्म बताइए और इसमें कितने डिजिट होते हैं। MICR में दोस्तों कितने डिजिट होते हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों 9 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट होते हैं। 9 डिजिट होते हैं, 1 2 3, ठीक, फिर से 3 डिजिट होते हैं, 1 2 3, फिर से 3 होते हैं, 1 2 3। ये अलग अलग मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो जो पहले 3 डिजिट होते हैं वो क्या होता है, वो सिटी का कोड होता है। जिस शहर में बैंक है, जिस शहर में आपकी बैंक है उस शहर का ये कोड होता है। दूसरा जो ये 3 है ये आपके पास में बैंक कोड होता है। किसका कोड होता है? बैंक का कोड होता है। तीसरा जो है ये दोस्तों जो होता है ये ब्रांच कोड होता है, ब्रांच का कोड होता है। ठीक है, अब आते हैं अलग चीज पे। द सेपरेट क्लियरिंग सिस्टम ऑफ अ पेपर बेस्ड पेमेंट मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्लियरिंग चेक एंड हाई वैल्यू ranging from check of 1 lakh and above. Also, the introduction of check transaction system, जिसको CTS बोलते हैं हम लोग, सिस्टम restrict and physical movement of checks and utilize images for enhance the secure payment processing। जो ये जो चीज थी ये पेपर बेस्ड पेमेंट से। अब आते हैं हम लोग पेपर पेमेंट सिस्टम इनिशिएटिव हो गया आपके पास में, दूसरा पेपर बेस्ड पेमेंट हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं नॉन पेपर बेस्ड पेमेंट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, द इनिशिएटिव टेकन बाय द RBI in a domain of electronic payment system are immense and vast. The type of electronic form of payment by RBI are as follows: इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, जिसको हम लोग ECS भी बोलते हैं। इसका बहुत फुल फॉर्म पूछा जाता है कि ECS में C का फुल फॉर्म क्या है? क्लियरिंग, कॉपरेट, कोलैबोरेट, ऐसे वर्ड लिख करके आते हैं तो क्लियरिंग होता है। This enables customer bank account to be credited with a specific value and payment on a set date। एक set date है जिस पे आपके पास में पैसे अपने आप उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। This makes a EMI, जैसे आपको EMI भरनी है कि कोई भी चीज़ आपने परचेज किया है तो वो चीज़ फिक्स कर दी गई कि महीने की इस डेट को जहाँ कहीं भी EMI भरनी है उसके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा, तो वो अपने आप पैसा कट के चला जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ये मंथली सेट होती है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट तरीके पे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का नेक्स्ट तरीका कौन सा है। फिर दोस्तों आपके पास में आता है NECS, National Electronic Clearing Service. This facility multiple advantage beneficial account and destination branches against a single debit of account of sponsor bank. इसमें क्या होता है, इसमें एक संग में कई लोगों को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, कई लोगों को। मल्टीपल एडवांटेज facilitate the multiple advantage to beneficially account with destination branches against a single debit of the account ऑफ स्पॉन्सर्स बैंक। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो बहुत ये भी, इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। NECS आपके पास में EFT का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। दिस एसेंशियल फंड्स ट्रांसफर सिस्टम वाज टू इनेबल एन अकाउंट होल्डर ऑफ अ बैंक टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड टू another account holder with an other immediate the participation bank। मतलब बिना किसी कागज के झंझट के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाता है थ्रू किसके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के तहत। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर आता है आपके पास में NEFT, बहुत इंपॉर्टेंट है NEFT। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अ सिक्योर सिस्टम फैसिलिटेट रियल टाइम फंड ट्रांसफर। रियल टाइम फंड ट्रांसफर दो चीजें होती हैं, एक रियल टाइम बेसिस होता है, एक इमीडिएटली होता है। ठीक है, अभी दोनों चीजों में पता चलेगा। अ सिक्योर सिस्टम फैसिलिटेट्स रियल टाइम फंड ट्रांसफर बिटवीन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट हो, NEFT दोनों के लिए अप्लाई होता है। और ये फैसिलिटेट क्या करता है, रियल टाइम फंड ट्रांसफर करता है। किसके बीच में, इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के बीच में। फिर आता है हम लोग पास आता है RTGS। RTGS में क्या चीज होता है, RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अ फंड ट्रांसफर फंक्शन in which transfer of money takes place from one bank to another on a real time basis without delaying or netting with any other transaction। रियल टाइम का मतलब क्या, रियल टाइम का मतलब आपने जैसे किया वैसे ही दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी वेट पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अपनी, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCIL। इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके पास में कि क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म में जो ये आई है, आई का फुल फॉर्म क्या है, या एल का क्या फुल फॉर्म है। एल का नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो लिमिटेड हो जाता है, आसान रहता है। तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिस सिस्टम ऑफ बैंक्स, ये जो सिस्टम है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सिस्टम किसके लिए है, बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, प्राइमरी डीलर्स के लिए, टू सर्व एज एन इंडस्ट्री सर्विस मैकेनिज्म ऑफ क्लियरिंग सेटलमेंट ऑफ ट्रेड एंड इन मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मनी मार्केट के लिए होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के लिए होता है। दोस्तों जो मनी मार्केट होता है, इसको भी हमारे पास में जो मनी मार्केट होता है, इसको भी रेगुलेट जो करता है, इसको जो रेगुलेट करता है वो RBI करता है। इसको आप लिख लीजिए बिल्कुल कि जो मनी मार्केट है इट इज रेगुलेटेड बाय RBI। इस पे मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। मनी मार्केट दोस्तों RBI के द्वारा रेगुलेट की जाती है, और जो कैपिटल मार्केट होती है वो आपकी सेबी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इस पे आते हैं RBI नो योर कस्टमर। द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज मेड चेंजेस टू द प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट PPI। इसका भी दोस्तों फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, मैं कई बार देख चुका हूँ कि PPI का भी फुल फॉर्म पूछा गया है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसमें आई का एक बार पूछा गया है, आई का तो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, किसी का क्लिक भी नहीं जाता है कि इंस्ट्रूमेंट पे वॉच भी नहीं करता है, वो इंस्ट्रूमेंट को निगलेक्ट कर देता है, लेकिन होता है क्या, इंस्ट्रूमेंट्स।
also known as e-wallets. These changes include KYC, Know Your Customer Complaints. KYC is a process of collecting user details and service provider and verifying the same and respective government bodies. दोस्तों, जो KYC होता है, नो योर कस्टमर्स, आरबीआई कहता है, क्या कहता है, KYC नो योर कस्टमर्स, हर चीज जाननी जरूरी है। ये दोस्तों जो KYC आया था वो 23 जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, 23 जुलाई 2013 से शुरू हुआ था। इसमें 3 तरीके की थी। एक था जो सबसे ज्यादा जोखिम था, जिसको आपको देखना था 2 साल में 1 बार। अब पता नहीं है, उस टाइम पे यही था। मध्यम जोखिम जो आता है उसको 8 साल में 1 बार, और जो निम्न जोखिम में आता है उसको 10 साल में 1 बार था। ठीक है, तो नो योर कस्टमर। दोस्तों, आरबीआई में अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं कि आरबीआई जो था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये 1 अप्रैल 1935 को बना हुआ था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कौन सी कमीशन थी? हिल्टन यंग कमीशन थी। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को हुआ। दोस्तों, जिस टाइम आरबीआई बनी थी उस समय इसकी अधिकृत पूंजी कितनी थी? एथोराइज्ड कैपिटल 5 करोड़ थी। कितनी थी दोस्तों? 5 करोड़ थी। आरबीआई का काम क्या क्या है और क्या क्या नहीं हमने पढ़ा। आरबीआई जो है ना, वो आपको बैंकों का बैंक है, मुद्रा जारी करता है, सरकार का बैंक है, बैंकों को नियंत्रण करता है, क्रेडिट को कंट्रोल करता है। आरबीआई पे और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। पॉलिसी रेट्स को मेंटेन करना। आरबीआई करता क्या नहीं, आरबीआई जो है ना, वो जनता की जो जमा होती है ना उसको कभी स्वीकार नहीं करता है। और जो प्राइमरी रेट्स होते हैं वो कभी भी आरबीआई नहीं निर्धारित करता है, उनको इंडिविजुअल बैंक करते हैं, जिनको हम लोग प्राथमिक ऋण दर कहते हैं। इसका निर्णय अलग अलग बैंकों के द्वारा लिया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये पूरी आरबीआई है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, थैंक यू।